हे एवरीवन, अनअकैडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन 7 बड़े विषय पर अगला वीडियो हम लेकर आ गए आप सभी के लिए। रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने प्लान किया था कि आपको संविधान और संविधान से जुड़े संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, जो टॉपिक हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है क्या था जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन क्या था, इसके परिणाम क्या हुए, क्यों हुआ ऐसा, क्या क्या चीजें हुई, इस पर पूरी की पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे पास है क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे डायरेक्ट एक्शन के, डेट्स इससे संबंधित जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट पर्संस के बारे में चर्चा करेंगे और स्टैटिक जीके और एग्जाम टेकआउट भी देखेंगे इसका। स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैबिनेट मिशन की, कि हुआ ये था कि जब 1945 में ब्रिटेन के यानी कि उस टाइम के यूके की बात करें, चुनाव हुए और उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। क्लेमेंट एटली ने क्या किया था कि भारत में 3 सदस्यीय एक समिति भेजी थी जिसका काम ये था कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है उसका शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण किया जा सके, भारतीयों को वापस से दिया जा सके, स्वतंत्र किया जा सके भारतीयों को। इसके लिए उन्होंने 3 सदस्यीय जो एक कमेटी है वो बनाकर भेजी थी और इसके तहत ये जो मिशन है, जिसे कि आप संविधान सभा या कैबिनेट मिशन कह सकते हैं, ये फरवरी में निकला। कहां से? फरवरी में ब्रिटेन से निकला और मार्च में भारत पहुंचा। जब मार्च में भारत पहुंचा ये सभा, ये जो प्लान है, जो मिशन है कैबिनेट मिशन, जब भारत में पहुंचा तो भारत की जो बड़ी पार्टियां थी, खासतौर से बात करें मुख्य रूप से आईएनसी यानी इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स, तो इनके बीच बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना था कि इनके बीच में जो भी मतभेद हैं उनको दूर किया जा सके और आपसी सहमति से हम पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश है इस सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को सौंप सके। नौ क्योंकि कांग्रेस की अलग मांग थी, मुस्लिम लीग की अलग मांग थी, सो इन सबको देखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया गया। काफी सारी मीटिंग्स हुई और कई सारी प्रस्तावनाएं भी रखी गई इस मिशन के द्वारा, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, सो उसको आप जरूर देखिएगा। इस प्रस्तावना का मुख्य पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक अलग देश प्रदान किया जाए मुस्लिमों के लिए, यानी कि रिलीजन बेस्ड एक अलग देश बनाया जाए। पाकिस्तान की मांग कर रहा था वो लगातार, लेकिन जो कांग्रेस थी वो यूनाइटेड इंडिया चाहती थी। सबसे पहला जो जिसमें मुस्लिम लीग सहमत नहीं हो पा रही थी वो ये है कि एक अलग देश चाहिए और इस चीज को बार बार नकारा जा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिस पर कांग्रेस नहीं मान रही थी वो ये थी कि जो प्रस्तावनाएं दी गई थी कैबिनेट मिशन में, उसके तहत जो सेंट्रल है यानी कि जो केंद्र है वो कमजोर हो रहा था और प्रांत मजबूत हो रहे थे, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कैबिनेट मिशन में नहीं थी। इस कारण से कैबिनेट मिशन फेल हो गया। कैबिनेट मिशन की प्रस्तावनाओं को मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने ठुकरा दिया। लेकिन बातचीत हुई उसके बाद फिर जून 1946 को मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ने ही इस संविधान सभा की मांगों को मान लिया और कुछ चीजों पर उन्होंने सहमति जताई और इस प्रकार संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा में कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और इस प्रकार संविधान सभा बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था वो ये था कि एक देश अलग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी मांग को बार बार नकारा जा रहा था। इस कारण से वो ये चाहती थी कि कैसे भी करके हम सरकार में बने रहें और सरकार के जितने भी निर्णय हैं उनको बार बार चैलेंज करें, यानी कि सरकार में रहकर सरकार के कामों में अड़ंगा लगाना मुस्लिम लीग का ये पूरा का पूरा जो है प्लान था। नाउ इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच 10 जुलाई, याद रखिएगा ये डेट, 10 जुलाई, जून में कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया दोनों ही पार्टियों के द्वारा। 10 जुलाई को इसी बीच ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बंबई में उस समय की बंबई में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भले ही जो संविधान सभा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई है, लेकिन उसके पास ये अधिकार भी है कि यदि कैबिनेट मिशन में कुछ ऐसे प्रस्तावनाएं जिसको मॉडिफाई करना चाहती है, जो कि सभी के हिसाब से सही हो, तो मॉडिफाई करेगी। नाउ इस बात से मुस्लिम लीग नाराज हो गई। उन्हें यह लगा कि जो कांग्रेस है, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है, बहुमत है, आप सभी जानते हैं 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी और सीधी सी बात है कई बड़े प्रांतों पर, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हैं, और कई बड़े प्रांतों पर कांग्रेस का ही कब्जा था।
तो मुस्लिम लीग को इस बात का वैसे भी डर था कि इनके पास मेजॉरिटी ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो केंद्र में सरकार बने वो हिंदू डोमिनेटेड हो। इनको इस बात का डर सता रहा था, क्योंकि 10 जुलाई को जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि संविधान की कुछ प्रस्तावनाएं ऐसी हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इसको मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है तो देश के हिसाब से, देश के हितों के हिसाब से ना। मुस्लिम लीग को इसी चीज पर आपत्ति हो गई। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि भविष्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बने वो हिंदू डोमिनेटिंग हो और मुस्लिम सिर्फ अल्पसंख्यक बनकर रह जाएं। हालांकि याद रखिएगा, भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम उस टाइम पर हुए। एक मुस्लिम जो जिन्ना समर्थक थे, जिन्ना समर्थक मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग समर्थक मुस्लिम, और एक वो जो भारत या अखंड भारत की मांग कर रहे थे। यानी मुस्लिम ही 2 प्रकार के थे। जो अखंड भारत की मांग कर रहे थे वो भारत में रह गए और जो जिन्ना समर्थक थे वो चले गए पाकिस्तान। इस चीज का परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जिन्ना को कहा कि आप अपना जो सपोर्ट है उसको विथड्रॉ कर लीजिए और संविधान सभा से बाहर आ जाइए, और ऐसा ही हुआ। लीग के बड़े नेताओं में से एक जिन्ना ने क्या किया कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बंबई में अपने घर में, और उन्होंने ये कहा कि अब मुस्लिम लीग किसी भी हाल में संविधान सभा में नहीं आएगी और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान बनवा कर ही रहेगी। यानी साफ उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम लीग जो है एक मतलब देशव्यापी हड़ताल करेगी, जिसे कि डायरेक्ट एक्शन कहा गया। देशव्यापी हड़ताल करेगी और इस हड़ताल में हम पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करेंगे। मतलब अब हमें भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिएगा, ये हुई थी जुलाई 1946 में, और इसी के तहत 16 अगस्त, याद रखिएगा ये डे ब्लैक डे है, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। डायरेक्ट एक्शन के तहत जिन्ना ने लोगों से कहा, खासतौर से मुस्लिमों से ये कहा कि आप अपनी दुकानें बंद करें, अपने व्यापार को बंद करवाएं और साथ साथ देशव्यापी हड़ताल में हमारा साथ दें। बहुत सारी रैलियां हुई। यदि आप रैलियों की फोटोज देखेंगे तो ये देखिए मुस्लिम लीग के समर्थक हैं जो देख पा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई। और हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे, लीग के जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत भड़काऊ भाषण दिए पूरे के पूरे भीड़ के सामने, जिससे भीड़ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। इसके अलावा भड़काऊ भाषण हुए और एक नारा इन्होंने दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इस तरीके के भाषणों का प्रयोग किया गया। हुआ ये कि जो मुस्लिम मॉब थी, जो जिन्ना समर्थक मुस्लिम थे, वो मॉब भड़क गई और उन्होंने जो बाजार है वो तो बंद करवाया, दूसरे समुदाय के बाजारों को भी बंद करने की बात की गई। झड़प हुई, धीरे धीरे ये झड़प हिंसा में तब्दील होगी और यही हिंसा आगे चल के नरसंहार में बदल गई। यदि आप फोटोज देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत भयावह स्थिति थी। आप देख पा रहे हैं ये डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, ये सब के सब दंगों के परिणाम थे। ध्यान से देखिए, इवन ये जो फोटो है बेटा, ये तो और ज़्यादा भयावह है। आप सही बच्चे हो सकता है कि डिस्टर्ब भी हो जाए ऐसी फोटोज देखकर। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है गिद्ध हैं और ये डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिन्हें नोच नोच कर गिद्ध खा रहे हैं। अब हुआ क्या, जब भड़काऊ भाषण दिए गए, मॉब जो है, भीड़ जो एक्साइटेड हो गई, आक्रोश में आ गई, और इसके कारण क्या हुआ, कलकत्ता की सड़कों पर बहुत बड़ी मात्रा में दंगे हुए, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे हुए। सरकारी रिकॉर्ड की बात करें या मतलब जो आंकड़े कहते हैं कि 6000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। इसमें मुख्य रूप से हिंदुओं को टारगेट किया गया और एक तरीके से नरसंहार कहा जा सकता है हुआ। इसकी जानकारी भी तुरंत देश को हो नहीं पाई, काफ़ी समय बाद हुई। एक सुनियोजित तरीके से ये नरसंहार हुआ। ये मुस्लिम लीग देश को बताना चाहती थी और साथ ही साथ सभी को बताना चाहती थी कि वो अगर पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तो किसी न किसी तरीके से वो भारत से पाकिस्तान अलग करवा के रहेगी, और अगर अलग नहीं करने दोगे तो इस तरीके के दंगे होते रहेंगे। इन दंगों में उन्होंने साधारण मुस्लिम परिवार को टारगेट किया। वे मुस्लिम परिवार जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भड़काया गया हिंदुओं के खिलाफ, और उनके दिमाग में ये भरा गया कि पाकिस्तान ही सब कुछ है, यदि आप पाकिस्तान नहीं जाओगे तो यहाँ अल्पसंख्यक बन के रह जाओगे और आपके अधिकारों का हनन होगा। इस तरीके के भाषणों से एक जो डर की भावना जो है पैदा की गई मुस्लिम जिन्ना समर्थक मुस्लिमों के अंदर, और बहुत देश भर में दंगे हुए। लेकिन इसका सेंटर पॉइंट रहा कलकत्ता में। ये
जो दंगे हैं कुछ इस प्रकार से भड़के कि लोगों की मौत तो हुई, हत्याएं हुई, रेप हुए, फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, दुकानें लूटी गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति कलकत्ता की हो गई। इस चीज़ से महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए, वे कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने अनशन किया, लोगों को बोला कि ये दंगे छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही थी, आप फोटोज देख पा रहे हैं, इससे सभी का जो उस समय पे दिल है वो दहल गया। और जिन्ना ने ये एक ब्लैक डे जो है अंकित करवा दिया भारतीय इतिहास पर। और इस चीज से द्रवित होकर सभी लोगों ने, खासतौर से जो बड़े पार्टी के नेताओं थे, खासतौर से आईएनसी के जो नेता थे, उन्होंने ये मान लिया कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए ताकि और भी दंगे न भड़के। याद रखिएगा, ये वो दिन था 16 दिसंबर 1946, और माफ कीजिएगा 16 दिसंबर बोल रहा हूँ, 16 अगस्त 1946 का ये दिन था। और लगातार दिन रात दंगे हुए, और दिन रात दंगों में काफ़ी लोगों की जानें गई। 16 अगस्त 1946 को क्योंकि सीधी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस डे को, यानी 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। याद रखिएगा, इस डे की शुरुआत की थी जिन्ना ने। जिन्ना इसके मुख्य रूप से नेता थे, और मुस्लिम लीग के आग्रह पर और ये जो ब्लैक डे है ये शुरू की गई थी। इसके पीछे पूरा का पूरा जो रोल था वो मुस्लिम लीग का था। ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्योंकि भारत के कई सारे हिस्सों में बंगाल एक ऐसा हिस्सा था, यानी अविभाजित बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी आता है। तो अविभाजित बंगाल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, और अविभाजित बंगाल के उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे हुसैन सोहरावर्दी। याद रखिएगा, हुसैन सोहरावर्दी, ये उस टाइम बंगाल के सीएम थे, और ये मुस्लिम लीग के समर्थक थे, जिन्ना के करीबी थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने दंगे भड़कने दिए, इन्होंने दंगों को कंट्रोल करने में कोई भी जो एक चाह होती है वो नहीं दिखाई। पुलिस को कंट्रोल किया गया कि दंगे होने दिए जाए, दंगे भड़कने दिए जाएं। और ये भी कहा जाता है कि जब तक दंगे पर्याप्त मात्रा में हो नहीं गए, सोहरावर्दी खुद कंट्रोल करते रहे इसको। ये सोहरावर्दी वही है जो आगे चल के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं 1956 में। आप सभी को बता दूं कि सोहरावर्दी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेम है, याद रखिएगा। और इन पर काफ़ी आरोप है, क्योंकि जिन्ना के करीबी थे और इन्होंने वॉयलेंस को होने दिया। तो कई सारे आप समझ पा रहे होंगे कि जुलाई में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी। इसके बाद 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन शुरू हुए, दंगे शुरू हुए। जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की गई, रेप हुए, फोर्स कन्वर्जन हुए, ये एक सुनियोजित तरीके से करवाया गया था ताकि लोगों तक हमारी जो एक बात है वो पहुंचे। लड़कर लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे लगाए गए। याद रखिएगा कि आज भले ही भारत पाकिस्तान अलग हो गया है, लेकिन जो उस समय की स्थिति थी काफ़ी भयावह थी। आपको बता दें कि नोआखली, ये एक बंगाल में एक जगह है जो कि अब बांग्लादेश में आता है। नोआखली इस दंगे में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दंगों की सीमाएं जो होती हैं वो नोआखली में लांघी गई। जो आप फोटोज देख रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये फोटोज सारी की सारी नोआखली की ही हैं। आप देखिए कि प्रॉपर तरीके से लोग लाशों को जला भी नहीं पा रहे हैं। इससे भी भयावह पिक्चर्स अवेलेबल हैं आर्काइव्स में, जो कि खास हो सकता है कि आपका दिल भी दहला दें। ये था इतिहास जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से 1946 और 1947 का समय था, भारतीय वर्सेस यूरोपियन चल रहा था। जब से अंग्रेज आए थे तो भारतीय वर्सेस यूरोपियन चल रहा था, लेकिन 1946 में जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन के कारण ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। वो भारतीय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, जो सब साथ मिलकर भारतीय के तौर पर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अब अंग्रेज कहीं पूरे के पूरे मंच में है ही नहीं, पूरे के पूरे पृष्ठ क्षेत्र में अंग्रेज है ही नहीं। अब भारतीय ही भारतीय से लड़ रहा था और एक दूसरे को मार रहा था। आपको बता दो कि इसका बीज कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ही बोया था, क्योंकि कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो विवाद शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं 1905 में ही शुरू हो गया था, जब बंगाल का विभाजन किया गया था धर्म और जनसंख्या के आधार पर। कुल मिला के यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति के कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच में वैसे भी डिफरेंसेस लाए जा चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1945 तक इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके और वे लोग जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी थे एक दूसरे को मारने पर उतर आए। इसे ब्लैक डे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये उस समय का पेपर का एक कटिंग है, कलकत्ता अंडर मॉब रूल।
और पूरा का पूरा जो अखबार है इस पूरे के पूरे न्यूज़ को कवर कर रहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि इसे ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, दोनों मुख्य पार्टियों के बीच में बातचीत शुरू हुई। उसके बाद मिशन फेल हुआ, लेकिन बाद में 16 जून को मुस्लिम लीग और आईएनसी ने कैबिनेट मिशन में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन बाद में जब 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यदि प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करना होगा तो करेंगे, तो उसके बाद क्योंकि मुस्लिम लीगियों को शुरू से ही ये डर था कि जो हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान की मांग 1940 से कर रहे थे, ये पाकिस्तान ही चाहते थे, लेकिन क्योंकि इनकी बात नकार दी जा रही थी इसलिए ये समझौता कर रहे थे कि चलो संविधान सभा में आके देखते हैं। लेकिन संविधान सभा में वो इसलिए आए थे ताकि यहाँ का काम काज रोक सकें, क्योंकि इनको एक अलग पाकिस्तान ही चाहिए था। ना चाहते हुए भी ये संविधान सभा में जुड़ गए, क्योंकि सत्ता से दूर रहकर कुछ नहीं किया जा सकता, इनके दिमाग में ही आ गया था। सत्ता में रहकर उन्होंने लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया और वो हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते थे अपना। काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया उन्होंने, एक प्यून की भी भर्ती नहीं हो सकती थी वित्त मंत्री से पूछे बिना, ये ऐसा उन्होंने कर दिया था। मतलब टोटल जो है ऑब्स्टिकल्स का काम कर रही थी मुस्लिम लीग, क्योंकि इनको पाकिस्तान ही चाहिए था, एनी हाउ चाहिए था। तो सारे बहाने जो है सामने निकल कर आ गए कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हिंदू डोमिनेंट गवर्नमेंट सेंट्रल में होगी, इनके मन में ये भी डर था। जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी धर्मों को बराबर मान्यता यहाँ पर मिली हुई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो सर्वोच्च धर्म है वो इस्लाम ही है और बाकियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो बहुत सीमित है। सो मुस्लिम आबादी वाला एक देश मिला यहाँ पर। सो ये था आज का पूरा सेटअप जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा 10 जुलाई के बाद आप लोगों को मैंने बताया जुलाई 1946 में ही मुस्लिम लीग ने यानी जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देशव्यापी हड़ताल करेंगे पाकिस्तान के अलग मांग के लिए। और उसके बाद 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई, जिसके तहत देशव्यापी दंगे हुए। सो आज का ये वीडियो था। कल की वीडियो में हम देखेंगे संविधान संबंधित और उसके इतिहास संबंधित कुछ नया टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज कपिल शर्मा साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।